नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे इथियोपिया। अपने इथियोपियाई समकक्ष पीएम डॉक्टर अबी अहमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश, नवाचार और विकास पर दिया जोर। भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों को बताया दुनिया के नए ग्रोथ इंजन। क्राउन प्रिंस ने एयरपोर्ट जाकर पीएम मोदी को किया विदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का किया उद्घाटन। असाधारण वीरता, साहस और आत्म बलिदान का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों और उनके परिवारों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। उच्च सदन में चुनाव सुधार के मुद्दे पर कहा, दशकों तक देश में एक ही परिवार रहा सत्ता में, लेकिन तब क्यों नहीं उठा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से लाया गया दिल्ली। मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। और कैमरून ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। आईपीएल नीलामी में केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा। वहीं श्रीलंका के मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपए में केकेआर ने टीम में किया शामिल। और अब खबरें विस्तार से। साल 2011 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इथियोपिया यात्रा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार इथियोपिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इथियोपिया अफ्रीकन यूनियन और साउथ साउथ कोऑपरेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अदीस अबाबा में डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने पेश की है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव है इथियोपिया। राजधानी अदीस अबाबा में वे 16-17 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद के साथ मुलाकात करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इस यात्रा के बाद बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो दोनों देशों के बीच खुलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। हमने ऐसा पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, को प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आईटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, ये सारे वो विषय हैं जिसमें दोनों ही देश जो है आपस में अच्छी साझेदारी कर सकते हैं। भारत इथियोपिया के शीर्ष 3 निवेशक देशों में से एक है। भारत ने इथियोपिया में कृषि, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक उत्पादन, कपास और कपड़ा उद्योग में भारी निवेश किया है। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नया आयाम जोड़ेगी। काफी सारे समझौते होंगे, काफी संभावनाएं नजर आती हैं। उन संभावनाओं को हम कोशिश करेंगे कि अपने जो निवेशक आएंगे उनके साथ साझा करें और इस वजह से काफ़ी निवेश बढ़ेगा, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, हमारे संबंध बढ़िया होंगे और बिजनेस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की संप्रभुता और स्वतंत्रता के प्रतीक अडवा विक्ट्री मेमोरियल पर जाएंगे और ऐतिहासिक युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत इथियोपिया के बीच शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के अनेक कार्यक्रम जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतवंशियों में जबरदस्त
उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी के अंडर हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई थिंक यहाँ पे भी यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इंडियन गवर्नमेंट से सीख सकती है। औद्योगिक विकास का बहुत अच्छा ओपनिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया आ रहे हैं, पलक पावड़े बिछाकर भारतवंशी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और निश्चित तौर से ये भारत इथियोपिया संबंधों के साथ साथ भारत अफ्रीका संबंधों में नया आयाम जोड़ेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, एडिस अबाबा। और फिलहाल सीधे प्रसारण के लिए आपको लिए चल रहे हैं संसद, जहां लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधन प्रस्तुत कर रही हैं। Each one of those, but there will be a better regulatory oversight. There will be ease of compliance. Insurance intermediaries will provide uninterrupted services, and we are also treating both intermediaries and insurance companies with a lot more standardized approach, so that whenever they do anything, they will have to have a stakeholder consultation before they bring in any policy, and so on. So this bill, sir, broadly I leave it here, that it aims at bringing transparency. There is a good need for insurance money, so increase in FDI. Many compliance-related issues are being eased out. There is, for instance, a legal requirement to seek prior approval, even to approval of the IRDAI or the regulator for transfer of share capital that has been 1%, even for that they will have to come. Now we are saying, no, you come only when it is 5%, so that there will be greater flexibility and so on. So there are very many such measures, sir. Once the discussion is over, I'll take your permission and give the elaborate clarification and reply to all the members. So with this, I look forward to having the debates. ये ओपनिंग है आपकी। तो सबका बीमा सबकी रक्षा, इस बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात सदन पर रख रही थी। बढ़ते हैं आगे। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो गए हैं। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन में एयरपोर्ट पर विदा किया। इससे पहले जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ एक बिजनेस फोरम में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने बिजनेस फोरम में कहा कि भारत और जॉर्डन का ऐतिहासिक विश्वास भविष्य में नए आर्थिक अवसर दे रहे हैं। ऐसे में दोनों देश एक दीर्घकालिक रिश्ता बना सकते हैं। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे, और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अवसर हैं, स्किल है, स्पीड है और इनोवेशन है, और जॉर्डन एक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों का आपसी सहयोग दुनिया में एक विश्वसनीय सप्लाई चेन देने का काम कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट
8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक में भारत और जॉर्डन के स्टार्टअप आपस में मिलकर नए सहयोग स्थापित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर उत्पादन के साथ ही प्रधानमंत्री ने फार्मा क्षेत्र में जॉर्डन के साथ सहयोग को लेकर कहा कि यह क्षेत्र दुनिया के लिए लाभकारी होगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही। वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रीच। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इंफ्रा क्षेत्र को विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने सीरिया में पुनर्निर्माण को लेकर किंग अब्दुल्ला द्वितीय के विजन की सराहना की। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तेज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इन क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन हमें स्पीड और स्केल दोनों देगा। हिज मैजेस्टी ने जॉर्डन में रेलवे और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विजन साझा किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंपनियां उनके विजन को साकार करने के लिए सक्षम भी हैं और उत्सुक भी हैं। कल हमारी मुलाकात में हिज मैजेस्टी ने सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरतों के बारे में भी बताया। भारत और जॉर्डन की कंपनीज इन जरूरतों को पूरा करने पर मिलकर काम कर सकती है। और वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की सराहना की। India has witnessed great growth, and we look forward to working with you all to take our economic partnership to further heights. Jordan offers competitive advantages across key sectors such as food, fertilizer, pharmaceuticals, textiles, ICT, energy, mining, tourism, advanced manufacturing, and logistics. With Jordan's strategic location and FTAs,
And with India's economic power and advanced industries, we have the potential to build an economic corridor that links South Asia to the Middle East, Africa, and Europe. प्रधानमंत्री ने जॉर्डन म्यूजियम का भी दौरा किया। ये नया म्यूजियम है और साल 2014 में बनकर तैयार हुआ। इसके अंदर ऐतिहासिक अवशेषों का संग्रह है। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये संग्रहालय 9,000 साल पुरानी एक प्रतिमा को भी यहाँ संग्रहित किया गया है। संग्रहालय देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस गैलरी में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित हैं। गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को हमारे उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा में अदम्य संकल्प और साहस का प्रदर्शन किया। ये उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मान देने की एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। जिन गलियारों में ये परमवीर दीर्घा बनाई गई है, वहां पहले ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र लगे होते थे। भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्र प्रदर्शित करने की ये पहल औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता, साहस और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। रक्षा संपदा दिवस पर दिल्ली स्थित रक्षा संपदा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये सम्मान देश भर के छावनी बोर्डों को स्वच्छ छावनी, डिजिटल पहल, भूमि एवं अभिलेख प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए दिए गए। किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल हथियारों से नहीं मापी जाती है। उसकी असली ताकत उसके सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूज में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव हो तो उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। रक्षा संपदा संगठन इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का मैं मानता हूं अपने में एक उदाहरण है। नए भारत की हम बात करते हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने दशकों तक देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफल चुनाव कराए हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जेपी नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब दशकों तक देश में एक ही परिवार सत्ता में रहा, तब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो
रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है। उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए नहीं सिर्फ मेरे तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पेश किया। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस बदलाव को किसानों और मजदूरों के हित में बताया। विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की मजदूरी, रोजगार की गारंटी तथा सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन पर केंद्रित है। विधेयक में ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकीकृत विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की भी परिकल्पना की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। हम उन्हीं के विचारों पर आगे बढ़ते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना को साकार करते हुए गरीब कल्याण की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग के मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड के बैंकॉक से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली और गोवा पुलिस की टीम पहले से ही मौजूद थी। दोनों आरोपियों का अस्पताल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद गोवा पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में खेलों और खिलाड़ियों के विकास को लेकर मोदी सरकार निरंतर प्रयासरत है और खेलों के बड़े आयोजन के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2036 ओलंपिक की बोली के लिए भारत सरकार काफी गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए कदम उठाए हैं और मोदी सरकार ने पहले दिन से कहा कि भारत खिलता हुआ और खेलता हुआ देश है। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देंगे, अवसर भी देंगे और भारत में बड़े खेलों का आयोजन भी करेंगे। हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया के पहले 5 मेडल विजेता देशों में से हो। उसके लिए आधारभूत ढांचा भी और योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। खेलों का बजट भी बढ़ाया जा रहा है और 2036 के ओलंपिक्स के बिड को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है। आईओए के सहयोग हम करेंगे ताकि भारत में खेलों का आयोजन 2036 के ओलंपिक्स का हो। आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा। अबुधाबी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं।
कैमरन ग्रीन ने स्टार्क को पछाड़कर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का खिताब लिया। इससे पहले कैमरन ग्रीन के 2 करोड़ बेस प्राइस पर मुंबई ने सबसे पहले बोली लगाई, जिसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच लंबी होड़ लगी और बिड प्राइस 13.5 करोड़ पहुंचने के बाद चेन्नई ने एंट्री मारी। इसके बाद कोलकाता और चेन्नई आमने सामने रहे और बोली 22 करोड़ तक पहुंच गई और आखिर में कोलकाता ने बाजी मार ली। इसी के साथ इस सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए।